जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के माबैन क्या कोई सियासी इत्तेहाद होने जा रहा है, इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरू में करना चाहता हूं इलेक्शन के हवाले से जो आज समाअत हो रही है। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है और सदर मुमलिकत से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मिनट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। वहां पे अदालत की जानिब से कहा गया कि जनाब वो मिनट पेश किए जाएं। अब ये वही सदर हैं और ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो 3 हफ्ते पहले इस मुल्क में थे या 4 हफ्ते पहले इस मुल्क में थे। इन सदर साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि वो अपनी औकात में रहे। बाकायदा उन्होंने कैमरे के ऊपर इस किस्म की बात की। अब उन्हीं सदर मुमलिकत से मुशावरत हो रही है। अच्छा, अब जो इलेक्शन की डेट आ रही है जिस पे इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत साहब का इत्तेफाक हुआ है 8 फरवरी का, वो थर्सडे है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी थी वो थी इतवार वाले दिन की। इतवार वाले दिन आपको पता छुट्टी होती है, ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे, लोग वोट डालेंगे। सदर मुमलिकत ने क्यों जरूरी समझा, आरिफ अलवी ने क्यों जरूरी समझा कि उसको जुमेरात की डेट दी जाए? 3-4 दिन से क्या फर्क पड़ता है? वो भी कह देते ठीक है। अगर या तो वो कहते ना कि जो आइन के मुताबिक है, जो कानून के मुताबिक है, 90 रोज नवंबर में पूरे हो रहे हैं तो नवंबर में होने चाहिए। मैं अभी भी उस मौके पे खड़ा हूं आइन के मुताबिक। लेकिन आप फिर क्यों आपने इतफाक किया? तो यहां पे सदर मुमलिकत का जो किरदार है वो बहुत ज्यादा मशकूक हो गया। आरिफ अलवी से पहले ही इमरान खान बहुत ज्यादा मायूस थे। उन्होंने तारीख नहीं दी, ऑल्दो कि उन्होंने एक खत लिखा था और उस वक्त जो है वो पीडीएम की दोस्त और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं वो कहते थे तो जनाब ये इनका काम नहीं है, आइन इनको इख्तियार नहीं देता। बहुत सारे दोस्त भी इस तरह कहते थे। लेकिन अब अदालत ने कहा कि जनाब उन्हीं से मुशावरत करके दें। अब इस सारे अमल को अगर किसी ने कोई लेजिटिमेसी दी है तो वो सदर मुमलिकत ने इतफाक करके दी है। क्या आरिफ अलवी को उनको बताना नहीं चाहिए था कि आइन के मुताबिक आप गलत कर रहे हैं? अपना खत लिख के देते, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराते खत के जनाब ये असल इशू तो ये है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए। आप उसके ऊपर क्वेश्चन करें, पूछें कि जब इंतखाबात की जो इस वक्त डेट है उस वक्त तक तो 1 साल हो जाएगा निगरानों को 2 सूबों के अंदर। किस आइन और कानून के तहत वो निगरान चल रहे हैं? किस आइन और कानून के तहत निगरान हुकूमत 1 साल चलेगी? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को पूछना नहीं चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछे कि हाई कोर्ट्स के अंदर जो 2 सूबों में इंतखाबात होने उन हवाले से मुकदमात का क्या फैसला हो गया? अब सेंटर में किस तरह फैसला हो सकता है? इसलिए कि पहले जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया था तो वहां पे मोजिज जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस आई थी। जिस वक्त 14 मई की डेट दी गई थी उससे पहले जो मुकदमा चल रहा था वहां पे मोजिज जज साहिबान ने ऑब्जर्वेशंस दी थी कि जी 2 सूबों की हाई कोर्ट्स के अंदर अभी मसला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में कैसा आ गया? तो वो मसला तो अभी भी चल रहा है, या फिर वहां से कोई फैसला आ गया है, वहां से कोई अपील रिजेक्ट हो गई है तो बता दें। ऐसा हमें तो नहीं अभी तक पता। पर एनीवे असल इशू जो है वो ये अब तारीख का नहीं, असल इशू ये है कि ये इतना डिले क्यों हुआ, इसके ऊपर पूछा नहीं जा रहा। कहा जा रहा है कि जी अब वो तो नहीं हो सकता, आगे बढ़ाया जाए। क्या आइन कानून की इस तरह की खिलाफ वर्जी इतनी ईजी है कि आप एकदम से उसको आगे बढ़ा दें? और उसमें सदर मुमलिकत जो है भरपूर सहूलत कारी कर रहे हैं, उनको तो एक आइन और कानून के मुताबिक अपना मौक़िफ़ रख देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जनाब असल इशू ये है कि ये किधर से निगरान बैठे हुए 2 सूबों में, क्यों नहीं इलेक्शन हुए? अब इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? जिन लोगों ने डिले करवाया है, जो लोग करारदादें लाते रहे, जो कौमी असेंबली में खड़े होकर कहते रहे कि जनाब इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो अब पैसे कहाँ से आ गए, अब किस तरह होगा? वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो उठ ही नहीं रहे, उस पर तो बात ही नहीं हो रही। लग रहा है इस तरह है कि ये जो सारा एक तरह से आइन को पसे-पुश डाला गया, सामने नजर आ रहा है, आइन में लिखा हुआ है, ये है वो। और ये मेरी राय नहीं है, ये माहिरीन कानून जो है, माहिरीन आइन जो है, ये उनकी राय है। तो एजाज अहसन साहब की राय है, लतीफ़ कोसा साहब की राय है, दीगर जो बड़े बड़े जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये उनकी राय है। और आइन वाजे है, आइन कोई चाइनीज़ ज़ुबान में तो नहीं लिखा हुआ, ये समझ रहा है। उसमें 90 रोज़ लिखा हुआ है। और 2 सूबों में जो इंतखाबात नहीं हुए उसमें भी कहीं पर भी उस वक्त की हुकूमत ने ये प्ली नहीं ली कि जनाब इंतखाबात इकट्ठे होंगे। नहीं, ये कहा गया कि ये बहाना है, सिक्योरिटी का मसला है, इस चीज़ का मसला है। तो उस चीज़ के ऊपर तो अदालत ने उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की अभी तक। हो सकता है कि अभी समाज चल रही है, आगे जब फैसला आए उसमें लिखा जाए कि कौन कौन इसमें किसका क्या किरदार था, किस सियासी जमात का क्या किरदार था, हुकूमत का क्या किरदार था, क्यों फंड्स नहीं दिए गए। ऑल दो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया था
ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस वक्त गौर तलब हैं। ये जो फैसला अगर आएगा इस तरह के जी आ गई डेट और सब इस पर राजी हो गए, इस तरह तो आपने जो आइन को तोड़ा, आइन के ऊपर से पुश डाला, उसको एक तरह से आप जनाब फ्री हैंड दे देंगे। फिर आगे जो भी होगा, अगली दफ़ा जो निगरान हुकूमत लेके आएंगे वो 2 साल के लिए आ जाएगी निगरान हुकूमत। अगली दफ़ा जब पीटीआई की हुकूमत होगी वो कहेगी जनाब हम तो 4 साल इलेक्शंस नहीं करवाते। ये वो चीज़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट को वाजे करना चाहिए और इसके आगे बंद बांधना चाहिए। एनीवे, अब देखते हैं कि फैसले में क्या आता है। दूसरी तरफ लोगों को गिरफ्तारियों का सिलसिला, उनकी जमानत होने का सिलसिला, फिर गिरफ्तारी का सिलसिला वो भी जारी है। आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट हुक्म दिया था कि किसी और को आप दोबारा इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते कि एक मुकदमे से वो छूटता है आप दोबारा उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। उसको जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके आई पेशावर की इंतजामिया, तो सरदार तारिक मसूद साहब जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि ये ऐसे हाई कोर्ट कैसे ऐसे दे सकती है, तो आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला किया, लेकिन उस फैसले का नतीजा ये निकला कि दोबारा वो सिलसिला शुरू हो गया। हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में केपीके के एक साबिक जो हुकूमती जमात के अहम रुकन हैं उनको पेशावर में पकड़ा जाता है, डीआई खान भेज दिया जाता है, वहाँ से वो रिहा होते हैं, किसी और जगह पे पकड़ लिया जाता है। तो ये कोई आम सी गिरफ्तारियाँ तो नहीं है ना, सामने नज़र आ रहा है कि एक पोलिटिकली मोटिवेटेड गिरफ्तारियाँ लग रही हैं। तो उसके ऊपर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। हाँ, ये आप ब्लैंकेट किसी को नहीं दे सकते कि जनाब वो ये जुर्म करे, वो करे, वो करे, उसको छोड़ दें, या जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको कुछ ना कहा जाए। जिन लोगों ने जलाओ घिराव किया, जिन्होंने 9 मई वाले दिन कानून को हाथ में लिया, बिल्कुल उन सब के साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे अदालत को नजर नहीं आ रहा कि ये हो रहा क्या है? अब आप खदीजा शाह की मिसाल ले लें, कितनी दफा उनकी जमानत हुई, अब FIA ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है कि वो कोई पता नहीं 3 महीने के 6 महीने पहले जो उनकी ट्वीट थी उसमें, लेकिन वो इतने महीनों से जेल के अंदर हैं तो FIA को उस वक्त याद नहीं आया। जो ही वो हुआ, जमानत की बातें होना शुरू हुई तो दोबारा उनको गिरफ्तार करने के लिए अब ये सिलसिला शुरू कर दिया गया, और ये मुख्तलिफ केसेस के अंदर हमें होता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की अब तक जो चीज़ है उनके आई डोंट नो उनके नोटिस में लाई गई या नहीं लाई गई, उधर कोई इस तरह की पटिशन मौजूद है या नहीं मौजूद, उसके ऊपर जो है अब तक उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, ये मैं अभी बात नहीं कर रहा, ये तो जस्टिस अता बंदयाल साहब के ज़माने से चल रहा है। उस वक्त उन्होंने क्या कहा, वो तो लोगों को तसल्लियाँ देते थे अदालत में, नहीं जी आप सब्र करें। हाई कोर्ट्स कहती थी कि जी आप ज़मानत जाके करवा लें। तो अब भी ये सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा, उसी तरह गिरफ्तारियाँ दोबारा हो रही हैं। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की, हाँ अगर आपकी कोई ऐसी ट्वीट है जो खुदा न खास्ता जिससे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो उसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर तासुर ये मिलता है कि जनाब ये एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है, जिस तरह वो बड़े बड़े सहाफ़ी बताते हैं कि जनाब जो मर्जी हो जाए इनको रिहाई नहीं मिलनी। तो आई डोंट नो वो किस आइन और कानून के तहत रिहाई नहीं मिलनी, पर खदीजा शाह को जो है अब FIA ने जनाब पेश किया है मजिस्ट्रेट की अदालत में। अब देखते हैं कि वो केस वहाँ पे आगे किस तरह चलता है। अच्छा, साइफर केस में अब इमरान खान साहब ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अब देखते हैं कि वो कौन सा बेंच बनता है और वहाँ से क्या फैसला आता है। उनके वकील ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें उठाए हैं, बहुत सारे कानूनी नुकात हैं। अब वो केस आगे चलेगा, अदालत की तरफ से कोई फैसला आएगा, पटिशन जब उस समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो फिर पता चलेगा कि जनाब वो केस आगे किस तरफ जा रहा है। लेकिन नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो कह रहे थे कि वो बाहर भी लाडला था, वो अंदर भी लाडला है। अब वो पता नहीं किसका, ये कह रहे थे कि बाहर तो मियां साहब बैठे हुए थे 4 साल से, और अंदर से वो तो अंदर से निकाल के उनको लंदन भिजवा दिया गया था। पर वो गिला शिकवा कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से कि वो बाहर भी लाडला था, वो अंदर भी लाडला है। और वो थोड़ा सा गिला शिकवा ऐसे भी लगता है कि वो अदलिया से भी कर रहे थे कि मियाँ साहब की जो हैं वो अपीलें फ़ौरन मुकर्रर की जाएँ, उनका फ़ैसला किया जाए और कौम को बताया जाए कि जनाब उनके साथ ज़्यादती हुई है। तो अब ये अदालतों का काम तो नहीं है ना कि वो कौम को बताएं कि इस सियासी जमात के साथ ज़्यादती हुई है या उस सियासी जमात के साथ ज़्यादती हुई है। अदालतें तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देती हैं और उन फैसलों को देख के फिर कौम खुद फैसला करती है कि किसके साथ ज़्यादती हो रही है या किसके साथ ज़्यादती नहीं हो रही। किसी के बताने से कोई नहीं मानता। जिस तरह होता है ना, एक फिल्म के अंदर एक विलन होता है, एक हीरो होता है, जब फिल्म शुरू होती है कोई डायरेक्टर, कोई भी जो है दुनिया के किसी भी या सिनेमा में आपको अगर आप फिल्म देखने जाएं तो वो आपको पहले ये नहीं बताते कि जनाब ये हीरो है, ये विलन है, इसको आप इस के हवाले से आपने ये फैसला करना है, इसके हवाले से ये आपने फैसला करना है। नहीं, वो उनका किरदार देखते हैं
कि वो कर रहे क्या हैं, और उसके बाद वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये हीरो है, ये विलन है। इसलिए किसके साथ ज़्यादती हो रही है, कहाँ से ज़्यादती हो रही है, वो अदालत के बताने से या ना बताने से फ़र्क नहीं पड़ता। अदालत तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देती है, और जो भी अदालतें फ़ैसला देती हैं, मेरे समेत हम सबको उन्हें मनवन मानना चाहिए। जिन माशरों के अंदर अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, कानून की अमलदारी नहीं होती, तो फिर वो जंगल के माशरे बन जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ अनारकी फैलती है। पर एनीवे, तो ये कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब उससे ज़्यादती हुई है। हाँ, सियासी जमातें ये कहती रहती हैं कि जी पीटीआई कहेगी कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, वो नून लीग वाले कहेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन अब आपके साथ जो सियासी ज़्यादती भी हुई या जो आपको जो कुछ भी हुआ वो भी अब अदालतें आप करें, इससे ज़्यादा और अदालतें अब आपके लिए क्या करें। बाहर बैठे हुए आपको जिस किस्म का आपको बायोमेट्रिक आपको मिल गया, आपको हिफाजती जमानतें मिल गई, सजा याफ्ता मुजरिम होने के बावजूद नैब कहती है जी हमें इनकी कस्टडी भी नहीं चाहिए, जेल भी नहीं आपको भेजते, निगरान हुकूमत आपकी सजा मुअत्तल कर देती है। इससे ज़्यादा और कौम को क्या मैसेज दें? मेरे ख्याल में तमाम इदारे ये मैसेज तो दे रहे हैं। जिस से आपने डील किया, मेरी मुराद नादरा से है, उन्होंने आके आपकी बायोमेट्रिक कर दी। वजारत खारजा से है, उनका सफ़ीर आके आपको प्रोटोकॉल दे रहा है लंदन में। मेरी मुराद जो है दीगर इंतज़ामिया से है, वो आपको लाहौर में सलूट मार रही है, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, आपको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो ये मैसेज तो कौम को दे दिया गया है, कौम के जहनों में डाल दिया गया है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। हाँ, कौम को तो बात फिर वही आ जाती है कि कौम तो फिल्म देखती है, और फिर फिल्म देखने के बाद वो फैसला खुद करती है कि इसमें किसके साथ ज़्यादती हो रही है या किसके साथ ज़्यादती नहीं हो रही, इस फिल्म का हीरो कौन है, इस फिल्म का विलन कौन है, वो फिर इसमें बाद में फैसला करेंगे। अच्छा, अब क्या तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में कोई सियासी इत्तेहाद हो सकता है? नहीं जी, कतई नहीं हो सकता। ना ही पीपल्स पार्टी करेगी, ना ही पीटीआई करेगी। मामला ये है कि पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। वो जिस तरीके की सहूलतकारी नून लीग के साथ हो रही है, जिस तरीके की सहूलतें उनको दी जा रही हैं, मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम है जो लगाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और उस दिन नदीम अफजल चंद साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी बात करते हुए कहा कि किसी भी सरकारी महकमे में चले जाएं, थानों में चले जाएं, जनाब नून लीग वालों को हर जगह पे सहूलत दी जा रही है, इंतज़ामिया इनकी मर्ज़ी से लग रही है। तो इस वजह से उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी पीपल्स पार्टी वालों ने। अगर उन्होंने पहले आवाज़ उठाते, वो जब 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हो रहे थे, जब दीगर मामलात हो रहे थे, वहाँ पर तो आपको कोई ऐसी आवाज़ नज़र नहीं आई। अब वो आपको ये आवाज़ें उठती हुई नज़र आ रही हैं। अब जहाँ तक अगली हुकूमत का ताल्लुक़ है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनमें से कोई भी जमात, इन सबको इस चीज़ का इदराक है कि इस पोजीशन में नहीं है। जी हाँ जी, ये इस पोजीशन में ही नहीं है कि ये अगली हुकूमत बना सकें। इनके पास इतना वोट ही नहीं है। इनको पता है कि ना ही इनमें से कोई इतनी नशिस्तें ले सकता है। ऑल्दो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से उनको जितनी इस वक्त सियासी आज़ादी हासिल है, उसकी तफसील में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये अकेले जो है हुकूमत नहीं बना सकते। एहसन इकबाल साहब ने महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि आइंदा हुकूमत में भी सबको साथ लेकर चलेंगे। जी हाँ जी, अगर हमें 2/3 अक्सरियत भी मिलती है तो हम वसी उल बुनियाद हुकूमत ही चाहेंगे, और हुकूमत में मुल्की मुफाद की खातिर सबको साथ लेकर चलेंगे। 2/3 अक्सरियत किस तरह मिल जाएगी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्शंस के बाद हुकूमत जो है ये मिल के बनाएंगे, इसलिए कितनी सीटें कोई नहीं ले सकता। सिंध में कितनी सीटें जो है नून लीग ले सकती है, पीपल्स पार्टी पंजाब में कितनी सीटें ले सकती है। इसी तरह KPK के अंदर क्या ये लोग PTI को हरा सकते हैं? पंजाब में भी नून लीग PTI को नहीं हरा सकती अगर इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। तो ये मिल के एक हुकूमत बनाएंगे, और उसका बुनियादी मकसद वो ये बता रहे हैं कि ताकि मुल्की मफाद के अंदर मुल्क में इस्तेहकाम आए। इस मुल्क में 16 महीने के दौरान, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, इस मुल्क में 16 महीने के दौरान पाकिस्तान की तारीख का, जी हाँ जी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हुक्मरां इत्तेहाद हमने देखा। सारी जमातें उसमें शामिल थी, सारी जमातें उसमें शामिल थी, तमाम तर सपोर्ट उनको हासिल थी। क्या उसके बावजूद वो इस्तेहकाम ला सके? इस्तेहकाम तब वो लाते हैं जब अवाम की मेजॉरिटी आपके पीछे हो, उसके बगैर इस्तेहकाम नहीं आता। अब ये दोबारा बना लें सारे मिल के, अगर ये समझते हैं कि इस तरह का इलेक्शन होगा जहाँ पे अवाम के एक बड़े हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और उसके बाद मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, वो इस्तेहकाम कभी भी नहीं आएगा। इस्तेहकाम की एक ही रास्ता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब पर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मामला है वो बहुत पीछे रह गया है।
वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शंस को जिस तरीके से रोका गया, जिस तरीके से आइन की खिलाफ वर्जी की गई और उसके ऊपर ना किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है, ना अब तक अदालत की तरफ से उसमें कोई फैसला इस तरह का आया, और जो अदालत ने फैसला दिया था उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, उसके भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस हमें नज़र नहीं आए। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके होते हुए क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? जो देखें, अगर एक चीज़, एक इम्तिहान जो है वो 15 तारीख को होना है और सारे बच्चों ने तैयारी की हुई है, लेकिन एक लाडला ऐसा है कि उसको पता है कि मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा, और जनाब उसको जो है पेपर भी पहले पर्चा भी आउट कर दिया जाए, उसको पर्चा दे दिया जाए, फिर कहा जाए कि 15 तारीख को नहीं, अगले महीने की 8 तारीख को इंतखाबात होंगे, क्योंकि तब तक ये हमारा लाडला तैयारी कर लेगा। तो वो फिर जाए, पर्चे में सारे बैठें और कहें जी सबको देखें ना जी, सारे ही तो पर्चा दे रहे हैं, लेकिन इसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है, उनमें से किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं है, इसके पास जो है वो कुर्सी भी है जिसके ऊपर सामने टेबल है, उनके पास कुर्सी के सामने टेबल भी नहीं है, उन्होंने अपनी गोद में रख के पेपर देना है, इसके पास नीचे जो है वो ऐसी चीज़ भी है कि पेपर उसका ख़राब ना हो, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसके पास रफ शीट भी है जिस पर ये अपनी कैलकुलेशंस कर ले, वो अपनी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, उनको दिमाग में करना पड़ेगा, इसलिए कि उनके पास एक ही शीट है, उसी के ऊपर उन्होंने सब कुछ करना है, या तो वो अपना आंसर लिखेंगे या वो रफ वहाँ पे कोई काम करेंगे। तो फिर कहा जाए देखें जी सारे उसी इम्तिहानी मरकज़ में बैठे हुए एक ही तारीख को दे रहे हैं, तो ये तो फ्री एंड फेयर है। नहीं जी, ये फ्री एंड फेयर नहीं है। इलेक्शंस होने थे 3 महीने के बाद, इलेक्शंस होने थे 90 रोज़ के बाद। जब 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हुए तो वो फ्री एंड फेयर का कॉन्सेप्ट वहीं पर ख़त्म हो गया। अब ना इसमें फेयरनेस है, ना इसमें कहीं फ्रीडम है, इसलिए कि ये फेयरनेस और फ्रीडम आइन गारंटी करता है, और इसी वजह से उस आइनी मुद्दत के अंदर जब चीज़ें होती हैं तो फिर आपको उसमें फेयरनेस नज़र आती है, उसमें आपको फ्रीडम नज़र आता है, क्योंकि लोगों का ये फ्रीडम था, लोगों का ये राइट था कि वो आज़ादी से जाके 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात में हिस्सा लें, अपना वोट का हक इस्तेमाल करें, वो आपने उनसे छीन लिया। तो फिर उसके बाद फेयरनेस की, फ्रीडम की, फ्री एंड फेयर की बात करना, ये देवमालाई किस्म की कहानियां तो हो सकती हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ ये नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।